आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उसका प्रत्युत्तर देते हुए यह याद दिलाया है कि वहां भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो अपने चिरपरिचित शैली में, जैसे उन्होंने बोला था ना एक बार कि शस्त्रहीन सैनिकों, तो उसी शैली के अनुसार उनका बयान आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन और बुद्धिहीन है। और इस आधार पर आक्षेप लगाने का एक विफल प्रयास मात्र है। उन्होंने उसमें बड़ा रणनीतिक परिप्रेक्ष्य यानी स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड देने का प्रयास किया है चाइना के संदर्भ में कि ग्वादर है उस डिजाइन का हिस्सा, वन बेल्ट वन रोड है। अब क्या बताया जाए, ये वन बेल्ट वन रोड कहां से गुजरता है? पाक अधिकृत कश्मीर से। अब क्या याद दिलाया जाए वो कहां से शुरुआत है? ग्वादर कहां है? बलूचिस्तान में। क्या याद दिलाया जाए कि ये कहां से समस्या कहां पहुंची थी? और मैं ये कहना चाहूंगा कि डिजाइन क्या है, राहुल गांधी जी को समझते समझते 4 पीढ़ी लग गई। यह डिजाइन तो आज से 60-62 साल पहले ही स्पष्ट थी। मैं आप सब लोगों को सुलभ संज्ञान के लिए स्मरण कराना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, दोज हु नो इट, दोज हु डू नॉट नो इट, कि 6 अक्टूबर 1957 को चाइना के एक अखबार ने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि चाइना ने उस इलाके में सिकियांग से तिब्बत तक सड़क बना ली है। और इस बारे में 3 फरवरी 1958 को भारत के विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री जी को लिखा। मैं डिजाइन की बैकग्राउंड याद दिला रहा हूं। और 4 फरवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं कि ये सारे विषयों के ऊपर बातचीत की जाए, और एक शब्द वो प्रयोग करते हैं कि चाइना के साथ इनफॉर्मल चैनल से बात की जाए, अनौपचारिक प्रक्रिया। राहुल गांधी जी को ध्यान ही नहीं है कि कितना विशद प्रयास था उस समय डील करने का, इनफॉर्मल चैनल। और फिर वो इनफॉर्मल चैनल ऐसा कमाल करता है कि मार्च 1959 में हम दलाई लामा जी को, आदरणीय दलाई लामा जी को भारत में शरण देते हैं, और अप्रैल 1960 में चाओ इन लाई को भारत में जबरदस्त वेलकम देते हैं। गजब की विदेश नीति थी। और फिर इतना ही नहीं, उसके बाद वो 5 दिन की विजिट खत्म होती है, स्वागत सत्कार समाप्त होने के बाद उन्होंने सदन पे भी जो बयान दिया उसमें साफ था कि चाइना टच से मस होने को तैयार नहीं। फिर भी उसी वर्ष दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके उनको परमानेंट सीट के लिए वकालत करते हैं। कितनी देर लगी डिजाइन को समझने में, और कितने जबरदस्त प्रयास आपने किए थे डिजाइन को काउंटर करने में। चलिए वो तो हो गया इतिहास की बात। ये मैंने कोई भी 1962 नहीं गिनाया है, मैंने 1960 दिसंबर, 1960 अप्रैल, फरवरी 1958, अक्टूबर 1957 बताया है। मतलब कोई झटके में हुआ कार्य नहीं था, स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, जिसको उन्होंने कहा ना डिजाइन, सब डिजाइन के अनुसार हो रहा था। और भारत के शायद एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से सर्वाधिक पढ़े लिखे 2 प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, दोनों ही नहीं समझ पाए। अब आइए लेटेस्ट में, यूपीए सरकार के शासनकाल में रक्षा मंत्री AK एंटोनी जी का सदन के पटल पे दिया गया बयान है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन हमसे बहुत आगे है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। चूंकि हमारी यह स्थापित नीति रही है लंबे समय तक
कि सीमावर्ती क्षेत्रों पे आधारभूत संरचना का विकास न किया जाए। इट वॉज अवर इस्टैब्लिश्ड पॉलिसी दैट देयर शुड नॉट बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन द बॉर्डर। 3 पीढ़ी तक यही चलता रहा और आज उनको वह डिजाइन समझ में आ रही है। तो मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनको याद दिलाया है कि ये जो कोई भी समस्या है, ये भारत सरकार और भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति की जितनी समस्या है, उससे ज्यादा यह आपके परिवार की निजी दुर्भाग्यशाली विरासत है। जिसे सामान्य भाषा में कहें तो आपकी निजी बपौती है मान्यवर। और आज आप यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी के 56 इंच के सीने से उसका जवाब नहीं आ पा रहा है। अब मैं बिल्कुल वर्तमान संदर्भ में कहना चाहूंगा, विगत कुछ वर्षों में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बनते हैं, चीन सदस्य नहीं है, फिर भी हमारी विदेश नीति असफल है। मसूद अजहर आतंकवादी घोषित होता है और सभी को स्वीकार करना पड़ता है। चाइना भी मानता है हमारी विदेश नीति असफल है। धारा 370 पर तमाम प्रयत्नों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइन की भी चर्चा नहीं होती है, फिर भी हमारी विदेश नीति असफल है। शंघाई कॉरपोरेशन के प्रस्ताव में आतंकवाद का विषय सम्मिलित होता है, फिर भी हमारी विदेश नीति असफल है। और आप जो सत्ता में रह के इलाका लुटा दिए और सत्ता से बाहर रहते हुए दोबारा करार भी किए और व्यापार भी, आपकी विदेश नीति सफल है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 से 2014 के यूपीए के शासनकाल में जो भारत का ट्रेड डेफिसिट रहा है चाइना के साथ, उस समय जब हमारी सरकार गई, अटल जी की सरकार, तो 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर था और जब मोदी जी की सरकार आई तो 36 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर था। परंतु एक तथ्य शायद आप लोगों को न ध्यान हो, इन 10 वर्षों का जो क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट है वो 175 बिलियन डॉलर के समकक्ष था, जो चाइना के कुल रक्षा बजट का लगभग 3 गुना है। डिजाइन उधर थी कि डिजाइन इधर थी? और उसके बावजूद जब कभी तनाव हो, जब कभी विवाद हो, तो भी आपको ब्रीफिंग चाइनीज से लेनी है। डोकलाम के विवाद के समय और वर्तमान विवाद में देखिए, मैं सिर्फ यह कोट कर रहा हूं, आज उन्होंने यह कहने का प्रयास किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि जैसे ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से एक समस्या होगी। मैं आपको कोट करना चाहता हूं 17 जून 2020 ग्लोबल टाइम्स अखबार, उसका आर्टिकल पढ़िए कि इंडिया शुड रीविजिट देयर बॉर्डर क्राइसिस। पढ़िएगा, उसमें शोधकर्ता के हवाले से क्या लिखा है मोदी जी के बारे में। वैसे ही आलोचनात्मक और कटु शब्द जो शायद आपको राहुल गांधी जी के इस वक्तव्य में शब्दशः प्रतिध्वनित होते हुए नजर आएंगे। यू विल फाइंड देम इकोइंग इन द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी वर्ड बाय वर्ड। तो इसलिए हम सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने बोला है, आदतन बोला है, फितरतन बोला है, प्रवृत्तिगत बोला है। और नीतिगत मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि नीति तो उनके समझ से बाहर की चीज है। तो जिन लोगों की कुल विदेशी नीति एक पंक्ति में रही कि देश का ऐसा इतिहास भूगोल इस विदेश नीति ने बदला कि आधा पंजाब गया, आधा कश्मीर गया, आधा बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। और उसके बाद ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे
और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। हमारी सेना और उसके शौर्य में कभी कोई समस्या नहीं थी। केवल कूटनीतिक दृष्टि से सरकारों की निरंतर विफलता के जो मूर्त रूप थे, वो आज आकर जब इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, दुखद बात है। विवाद पाकिस्तान से हो अथवा कोई विषय चाइना को लेकर विवाद हो, वहां के मीडिया में आपकी ही सुर्खियां बनती हैं। और अंत में मैं सिर्फ यह याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय विपक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए, चाहे 1971 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो या 62 का युद्ध हो, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ के रूप में जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन दिया था, उसकी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सिर्फ जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक की प्रशंसा की थी। यह ऑन रिकॉर्ड है। यह हमारा चरित्र था और आपका वह चरित्र है जो आज दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उत्तर दिया है, उसे समझने के लिए राहुल गांधी जी को बुद्धि, तर्क, तथ्य और अपनी विरासत समझनी पड़ेगी, तभी शायद उन्हें समझ में आए। अन्यथा इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने के वो आदी हो गए हैं और इसके द्वारा वह सिर्फ राष्ट्र के हितों पर आघात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी भी प्रकार के सकारात्मक, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते नजर नहीं आते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।